वेलकम टू स्टडी विद सैम। और एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर के आपके सामने आई हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से संबंधित है। बीए द्वितीय वर्ष पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन किया जाना है। और इस पाठ्यक्रम में जो पहला जो चिंतक हमको पढ़ना है वो है प्लेटो। यूनानी राजनीतिक चिंतक में अग्रणी नामों में जो एक नाम लिया जाता है वो है प्लेटो। अपने उपनाम से ही अधिक प्रसिद्धि पाने वाले प्लेटो और जिनके हष्ट पुष्ट शरीर के कारण उनको उनके जो गुरु थे वो प्लाटोन कह करके पुकारते थे और यही प्लाटोन प्लेटो के रूप में जाना जाने लगा। हम सबको विदित है कि ये जो प्लेटो है, प्लेटो का जन्म जो था वो एथेंस के कुलीन तंत्रीय परिवार में 427 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनके विचारों की जो नींव है वो सुकरात के दर्शन के साथ ही उनके शिष्य बनकर के उनको प्राप्त हुई। और आगे चल करके जैसे ही उनके विचार सुदृढ़ हुए उसकी परिलक्षिति जो है वो उनके ग्रंथों में द रिपब्लिक, द लॉज आदि ग्रंथों में उसकी परिणति हमको दिखाई देती है। जब उनके गुरु सुकरात को मृत्युदंड की सजा दे दी गई तो जैसे मानो उनके विचारों को पाला मार गया और वो इतने ज़्यादा क्षुब्ध हुए कि उन्होंने राजनीतिज्ञ बनने की अपनी जो आकांक्षा है उसको छोड़ करके विभिन्न देशों की भ्रमण के लिए निकल गए। लंबे समय तक अपने विचारों को सुदृढ़ करने के पश्चात विभिन्न देशों की यात्रा करने के बाद वो वापस फिर से एथेंस लौटे और वहाँ पर आकर के उन्होंने एक विद्यापीठ की स्थापना की जिसका नाम था अकादमी की स्थापना करके वहीं पर उन्होंने फिर शिक्षा अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। और आपको मैं बतला दूं कि प्लेटो ने जो विचार किए हैं वो सभी कल्पनावादी विचार थे। यानी प्लेटो का चाहे हम न्याय सिद्धांत ले लें, चाहे हम उसका शिक्षा सिद्धांत ले लें, चाहे दार्शनिक शासक ले लें, आदर्श राज्य ले लें, ये सारे विचार जो प्लेटो के हैं वो कल्पनावादी विचारक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने ये सारे विचारों को केवल कल्पना ही किया है, यथार्थ रूप में कभी परिणत नहीं कर पाए। एक बार जब ऐसा अवसर प्राप्त हुआ, सिराक्यूस के जो राजा थे डायनोसिस प्रथम, उन्होंने प्लेटो को अपने दरबार में आमंत्रित किया और ये कहा कि मैं एक आदर्श शासक बनना चाहता हूँ और आप मुझे उसकी शिक्षा दीजिए। जब प्लेटो ने वो शिक्षा प्रारंभ की ही थी कि सिराक्यूस के राजा को लगा कि ये कितना कठिन है, एक ऐसा दार्शनिक शासक जिसका न परिवार हो न संपत्ति हो, और उसने उस विचार को वहीं पर दार्शनिक शासक बनने के उस विचार को वहाँ पर त्याग दिया और प्लेटो को बंदी बना करके दास के रूप में बाजार में ले जा करके बिकवा दिया। जैसे तैसे प्लेटो वहाँ से भाग करके आए और वहाँ से आने के बाद उन्हें ये भान हुआ, उनको ये एहसास हुआ कि कल्पना लोक में जो ये विचार है वो कभी पूर्ण हो पाएंगे नहीं। अब प्लेटो जो था वो यथार्थ की धरातल पर उतर चुका था और इसी उस पे सन 327 ईसा पूर्व में जो है वह प्लेटो की मृत्यु हो गई। प्लेटो ने एक विशिष्ट प्रकार की शैली को अपनाया था जिसको कि संवाद शैली कहा जाता था। वो अक्सर अपने शिष्यों के साथ मिलकर के संवाद शैली में ही वार्तालाप किया करते थे। उनके महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो नाम आता है द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेटमेंट, क्रीटो, जॉर्जिया, अपोलॉजी, ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है प्लेटो ने रचना की है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि द लॉज प्लेटो के सबसे वृहद ग्रंथों में जाना जाता है और उनकी मृत्यु के उपरांत ये ग्रंथ जो है वो प्रकाशित हुए थे। रही बात कि प्लेटो के चिंतन पर किनका प्रभाव पड़ा, तो प्लेटो के चिंतन पर सबसे पहला प्रभाव उनके परिवार का पड़ा, उनके माता पिता का पड़ा, उस समय के तत्कालीन नगर राज्यों का पड़ा क्योंकि जनतंत्र की दुर्दशा उस समय के तत्कालीन नगर राज्यों में देखने को मिली और इसी से क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये कहा था कि एक ऐसे शासक को, एक दार्शनिक शासक होना चाहिए जिसको सद असद का ज्ञान हो, जिसमें एक विशेष प्रकार का विवेक होना चाहिए।
उनको उनके चिंतन पर मेगागोरियन और पाइथागोरियन जो गणितीय ज्ञान था उसका प्रभाव भी उनके चिंतन पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अपनी अकादमी के दीवार पर लिख रखा था कि कृपया गणित को न जानने वाले इस विद्यालय की दीवारों से कोसों दूर चला जाए। उसके बाद उस समय के तत्कालीन जो साम्यवादी विचारक थे, हेरोडोटस, एरिस्टोफेस आदि विचारकों का भी, सोफिस्ट विचारकों का प्रभाव जो है, साम्यवादी विचारकों का जो प्रभाव जो है वह प्लेटो के विचारों में देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा यदि उसके चिंतन पर किसी का प्रभाव पड़ा था तो वह था उनके गुरु सुकरात का प्रभाव। तो ये हो गया प्लेटो की एक छोटी सी जीवनी, उनके ग्रंथ, उनकी रचनाएं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेटो के चिंतन का सबसे पहला जो सिद्धांत है, न्याय सिद्धांत। जी हाँ, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। प्लेटो के न्याय का अर्थ यदि हम देखें तो वर्तमान समय में जो आम बोलचाल की भाषा में जो हम न्याय को समझते हैं वैसा वो कहीं भी नहीं है। न्याय का अर्थ वैधानिकता या न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से कदापि प्लेटो ने नहीं लिया। प्लेटो के अनुसार न्याय तो आत्मा का वह गुण है और जो इसको प्राप्त कर लेता है वह अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर लेता है, ऐसा प्लेटो मानते थे। प्लेटो कहते हैं कि जिस प्रकार एक चिकित्सक का कार्य होता है बीमारी का पता लगाना, शरीर की सारी कमजोरियों को दूर करना, एक अध्यापक का कार्य होता है कि मस्तिष्क के जो विकार है उसको दूर करना, ठीक उसी प्रकार प्रशासक का कार्य होता है नागरिकों के जीवन में आई उन कमियों को दूर करना, उन प्रकार की समस्त बाधाओं को दूर करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचा रहे हैं। तो प्लेटो ने न्याय को कैसे परिभाषित किया? सीधे साधे शब्दों में प्लेटो कहता है अपने दिए गए निर्दिष्ट कर्तव्यों का यथोचित पालन करना ही न्याय है। न्याय एक ऐसी कड़ी है जो समाज में तंतुओं को जोड़ती, समाज में विभिन्न वर्गों को जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना ऐसा एक कार्य अपनी प्रकृति का चुनना जो उसके लिए सबसे अनुकूल हो, यानी हम अपने भीतर के उस आत्मिक गुण को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग उस गुण को हम परिष्कृत करके समाज और अपना व्यक्तित्व का विकास करें और उसके साथ साथ समाज का भी विकास करें। इस प्रकार प्लेटो ने न्याय के दो रूप बदलाए हैं, एक कहा सामाजिक न्याय और दूसरा कहा व्यक्तिक न्याय। अब रही बात न्याय का ये जो सिद्धांत है यह क्या प्लेटो की अपनी अकेली उपज है? जी नहीं। उस समय एथेंस में न्याय के संबंध में 3 विचारधारा प्रचलित थी। उसमें सबसे पहले है प्लेटो का न्याय का परंपरावादी सिद्धांत जिसके प्रतिपादक सिफेलस थे। दूसरा था प्लेटो का उग्रवादी विचारक जिसके प्रतिपादक थ्रैसिमेकस थे। और तीसरा था प्लेटो का न्याय का व्यवहारवादी सिद्धांत जिसके प्रतिपादक थे ग्लाकन। और तीनों ने न्याय को अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का, न्याय को समझाने का प्रयास किया। प्लेटो के अनुसार न्याय की क्या विशेषता है? प्लेटो के न्याय की विशेषताओं को यदि हम देखें तो प्लेटो कहता है कि इनमें 3 गुणों का समावेश है। बहुत साधारण शब्दों में आप लोगों को मैं यहाँ पे बतलाना चाहूंगी। प्लेटो कहता है कि मनुष्य के आंतरिक 3 गुण होते हैं, मनुष्य के भीतर 3 गुण होते हैं। पहला है बुद्धि, दूसरा है साहस और तीसरा होता है तृष्णा। और इसी के आधार पर प्लेटो ने समाज को 3 भागों में बांटा। बुद्धि शासक वर्ग का प्रतीक, साहस सैनिक वर्ग का प्रतीक और जो तृष्णा है वो उत्पादक वर्ग के प्रतीक के रूप में समाज को 3 भागों में बांटा। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो कहता है कि न्याय जीवन का आंतरिक तत्व है। वो हमारे आत्मिक गुणों को जानने का जो तरीका है वो न्याय में उन्होंने बतलाया है। प्लेटो कहता है कि यह न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने आत्मिक गुण को पहचाने और अपने व्यक्तित्व के अनुरूप आप किसी एक गुण को अपना करके उसी गुण को आप क्या करें, साकार करें, उसी गुणों को आप परिष्कृत करने का प्रयास करें। न्याय हस्तक्षेप का सिद्धांत है कि आप किसी और के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। न्याय अति व्यक्तिवाद का विरोध करता है। न्याय श्राव्य एकता के सिद्धांत पर आधारित है। न्याय का अपना एक मनोवैज्ञानिक आधार है कि हम ये जान लें कि हमारे अंदर क्या गुण है और उसी गुणों को हम
क्या करें, साकार करें, उसी गुणों को हम उसी प्राकृतिक क्षमता का विकास हम अपने भीतर करें। तो इस प्रकार से प्लेटो ने न्याय के इस सिद्धांत को सामंजस्य का सिद्धांत बतलाया। प्लेटो ने इस न्याय के सिद्धांत को सबके ऊपर, समाज के सभी वर्गों के ऊपर लागू किया, यानी सार्वभौमिक न्याय के रूप में इसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अब आता है कि प्लेटो के इस न्याय सिद्धांत के कुछ दोष भी हैं। कैसे दोष हैं कि प्लेटो ने ये बहुत अच्छे ढंग से बतलाया कि व्यक्ति में मुख्यतः 3 गुण होते हैं और 3 गुणों के आधार पर समाज को 3 भागों में बांट देना चाहिए। सभी को अपने आत्मिक गुणों के आधार पर उस गुण को स्वीकार करते हुए उसे साकार करना चाहिए। पर यदि समाज में कोई व्यक्ति अगर किसी के कारण हस्तक्षेप करता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है, इसका उन्होंने कहीं भी उल्लेख नहीं किया, यानी दंड का कहीं भी प्रावधान नहीं है ना। तो इस प्रकार से प्लेटो का जो ये न्याय सिद्धांत है उसकी बहुत सारी कमियां देखने को मिलती है। ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ाती है। तो इस प्रकार से यह प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वह, उसमें बहुत सारी बुराइयां हैं, आलोचक इसकी बहुत सारी बुराइयां बतलाती है। तो प्लेटो का जो यह न्याय सिद्धांत है वह उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और यदि आप इसको और डिटेल में अगर आप जानना चाहें तो इस वीडियो के साथ PDF जो है इसका मैं लिंक शेयर करूंगी, आप उसमें जाकर के इसका डिटेल और अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।